एक ऐसी मिस्टेक 90% बिगिनर्स बनाते ही बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन बना के कोई ऐसी मिस्टेक जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई फ़ील कि मतलब उससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं है। एक कॉन्टेस्ट ये नहीं जज कर सकता कि मेरी काबिलियत कितनी, इवन इफ थोड़ी रेटिंग गिर जाती है, रेटिंग गिरने का ही डर होता है लोगों को, कि 100 रेटिंग गिर जाएगी, कोई नहीं भाई, दोबारा बढ़ जाएगी। अगर तुम इतने काबिल हो, तुम इज़िली बढ़ा लो। आई वाज़ आई गेस 2000 से ऊपर रेटिंग अचीव करनी थी कॉलेज आने से पहले। क्योंकि यार जितने ज़्यादा तुम गोल बना के रखोगे, हो सकता है उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी मिले। अगर एक बंदा है वो फर्स्ट ईयर में है, उसने मतलब सेकंड सेमेस्टर में मूव कर रहा है, वो उसने डीएसए थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। नाउ जैसे वो कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहता है। मैं कभी ब्रूट फोर्स सोचता ही नहीं हूँ, मतलब मैं कंस्ट्रेंट्स को देखता हूँ सबसे पहले। बेसिक मैथ तो यार सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं नंबर थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। कोई भी ऑफलाइन राउंड में ऐसा होता है, लाइक 25 पेजेस होते हैं, तो हम उसमें कुछ भी लिख के ले जा सकते हो, कोई भी प्री रिटन कोड। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टार्टिंग ही ऊपर वाले स्किल से हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी शुरू से ही स्टार्ट किया था, 800 रेटिंग से ही स्टार्ट होता था सबका। इस मैंने डीएस से नहीं किया था, मैंने स्टार्ट ही सीपी से किया था। एंड आई वुड से दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। लाइक पाइथन काफ़ी स्लो लैंग्वेज है, और लाइक पाइथन तो लाइक सबसे कम रिकमेंडेड होती है। पीपल आर चीटिंग एंड चीट करके वो अपनी रेट बढ़ा रहे हैं और रिज्यूमे में दिखा रहे हैं। सीपी का क्रक्स ही है कि जो तुमने नहीं देखा है वही तुम्हें सॉल्व करना है। सो अगर कोई बंदा डीएसए से सीपी की तरफ थोड़ा सा मूव होना चाहता है तो क्या करे वो, मतलब डीएसए से सीपी की तरफ थोड़ा मूव होने की है। मतलब लोग कहते हैं कि हाउ टू बिल्ड लॉजिक। सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू हियर अबाउट योर पर्सनल journey, like early education background, because you just passed from IIT, and the phase that before IIT that we are preparing for JEE, JEE Mains, JEE Advanced, तो उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स आई जस्ट वांट टू नो आपका कैसा जर्नी था, मतलब उससे पहले जेई कैसे प्रिपेयर किया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में, और अपना इंट्रोडक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा। Sure. So thank you, Raj, for having me here. Like, I'm really glad that I could be a part of it. And about me, my name is Jaskaran Singh, and I graduated from IIT Indore this year only. And currently, I'm working at Google. So I've always also been to ICPC World Finals, and other than that, I am running the startup called Ask Senior. So it's a platform to provide free resources for people to learn CP. And about my journey, about my JEE journey. So I wouldn't say that it was like flawless. I started out in 11th only. Unlike many people, they start out beforehand only, like in 9th or 10th. तो मैंने 11 में स्टार्ट की थी, एंड आई जॉइंड कोचिंग एलन एलन में पढ़ा था। तो उसके बाद से लाइक आई डिडंट नो लाइक कि आईआईटीज एग्जैक्टली क्या होते हैं, मतलब क्या चीज़ें, मतलब जब मैंने स्टार्ट करा प्रिपेयर करना, आई डिडंट नो मच अबाउट। जैसे-जैसे मैं करता गया तो मुझे थोड़ा पता चला कि यार अच्छा, आईआईटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन इंडिया फॉर नॉन मेडिकल। तो ऐसे जैसे पता लगा तो मतलब मैं मतलब जो एक्चुअली एमसीक्यूज़ होते थे उस टाइम पे, मतलब जेईई एमसीक्यू टाइप ही होता है। तो मैं मतलब पढ़ता था और क्वेश्चन वगैरह लगाया था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी वो चीज़। स्पेशली मैथ्स मेरी काफ़ी शुरू से स्ट्रॉन्ग थी, तो लाइक उस फ्लो में मैं चलता गया, एंड आई आल्सो वर्क्ड हार्ड। लाइक आई यूज्ड टू in my 12th class, I used to give a lot of hours on practicing. So yeah, it helped me during my JEE journey. एज यू टॉक अबाउट आईसीपीसी तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव साइड आ जाता है, मतलब मैथ्स लग रही है। तो आपने स्कूल्स में मतलब ओलंपियाड्स वगैरह तो दिए थे, एज एज यू टोल्ड मी कि मैथ्स में आपका काफ़ी इंटरेस्ट था, तो ओलंपियाड वगैरह में आपका मतलब कुछ दिए थे आपने स्कूल में? मैंने इन जनरल लाइक द प्रॉब्लम वाज़ कि मैंने पहले कुछ लाइक जो छोटी क्लासेस थी 9th-10th, तो यूजुअली लोग जो ओलंपियाड्स क्लियर करते हैं वो कहीं से कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो मैंने कभी ली नहीं थी। तो दैट वाज़ द रीज़न कि मेरा शायद ओलंपियाड में 9th-10th में तो कभी कुछ हुआ नहीं, मतलब मैंने पार्टिसिपेट तो किया था बट हुआ नहीं। 11th-12th में आई क्लियर्ड लाइक पीआरएमओ, एंड आई वेंट टू आरएमओ। और उसके अलावा लाइक आई डिडंट लाइक डिड गिव एनी अदर ओलंपियाड्स। ओके। अम, तो एज वी टॉक अबाउट आईआईटी, मतलब जब आईआईटी आपकी प्रोफाइल में हो तो लाइक इट्स पीपल लाइक हसल टू मच हसल फॉर आईआईटी। सो आईआईटी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, लाइक व्हाट वाज योर इनिशियल कॉलेज ईयर्स, लाइक फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ कैसे, कॉलेज लाइफ थी कैसे, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था, क्योंकि आईआईटीज आर नोन फॉर दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, मतलब पीयर ग्रुप है, तुम्हारा हर दूसरा बंदा किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ फोड़ रहा है। सो आई जस्ट वांट टू हियर अबाउट दी
योर कॉलेज जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड टिल नाउ? श्योर। तो ऐसा था जब 12th मैं जब 12th का जेईई दे रहा उस वो कोविड टाइम था। तो उस टाइम मतलब हमारा जेईई तो डिले हुआ ही था, सितंबर तक हो गया था। उसके बाद फिर कॉलेज जाना भी डिले हुआ। मेरा फर्स्ट ईयर तो शायद घर पे निकला था, मोस्टली घर पे निकला था। तो सेकंड ईयर से ही हम मैं कॉलेज गया था। तो फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन था एंड लाइक देयर वाज़न्ट मच टू डू एट होम। तो उस टाइम मैंने अच्छे से मतलब सीपी वगैरह पे ध्यान दिया, वो किया। एंड वो मैंने इसलिए किया बिकॉज़ आई गॉट टू नो, एक्चुअली हमारे कॉलेज में क्लब था, प्रोग्रामिंग क्लब। तो वहाँ से थोड़ा अवेयरनेस मिला सीपी के बारे में। लाइक एक कॉन्टेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में, लाइक बिगिनर्स कॉन्टेस्ट। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग मतलब ऐसे बेसिक सीख रखे थे। तो मैंने बस वो कॉन्टेस्ट दिया, मुझे पता ही ना सीपी क्या थी वो कॉन्टेस्ट देने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने दिया एंड आई परफॉर्म गुड, लाइक आई आल्सो लाइक द क्वेश्चंस, मतलब इंटरेस्टिंग थे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला यार कि लाइक इफ आई एम डूइंग गुड, लाइक मैं और अच्छा कर सकता हूँ। उस कॉन्टेस्ट में मेरा मतलब ईयर वाइज होता है। तो मतलब हमारा ईयर का ही था जो एंटर किया था, तो उसमें मेरा रैंक आया था 3rd। तो लाइक बट मेरा ये नहीं था कि यस 3rd आ गया, मेरा ऐसा था कि यार फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो मैंने उसके लिए पुश करना शुरू कर दिया कि आई वांट टू बी द फर्स्ट। तो मैं मुझे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया कि कहाँ से करना चाहिए। उन्होंने मतलब देखी परफॉर्मेंस, तो लाइक दे लाइक केम टू मी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ से कर सकते हो, लाइक यू आर डूइंग गुड। तो मैंने फिर यूसाको गाइड करके वहाँ से फिर मैंने लाइक थ्योरी सीखनी शुरू की। पहले मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी मैंने। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक सीखने शुरू कर दिया और मैंने फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज एंटर करने से पहले ही मैंने मतलब सीपी अच्छे से कर ली थी। लाइक आई वाज आई गेस 2000 से ऊपर रेटिंग अचीव करनी थी कॉलेज आने से पहले। तो मेरा जो मेजर पार्ट मतलब एक तरह से मेजर जो गोल्स थे वो मैंने पहले ही अचीव कर लिए थे, जब कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ था टेक्निकली ऑफलाइन। और जब कॉलेज शुरू हुआ लाइक फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, तो आई वाज मोर अबाउट कि लाइक यार अब कॉलेज आया तो कॉलेज की मस्ती भी इम्पोर्टेंट है। लाइक मैं मतलब यही सजेस्ट करूँगा यार किसी को भी, कॉलेज में एंजॉय करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम तुम्हारा दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो लाइक जब मैं आया था तो मैं काफ़ी एंजॉय भी करता था, दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह भी बहुत करी है। एंड ऑन द अदर हैंड मैं सीपी भी करता ही रहता था, लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि प्रैक्टिस भी रहे। तो मैं सीपी भी करता ही था, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दी थी। एंड कॉम्पिटिटिव कल्चर तो या होता है। मुझे मोटिवेशन क्यों मिला इतना हाई अचीव करने का, बिकॉज और भी लोग थे जो लाइक देवर कीपिंग मी इन चेक कि लाइक अगर मान लो मैं सिर्फ 1700 तक लाता और बाकियों की कम होती रेटिंग, तो मेरा मन भी ना करता कि और ऊपर जाने का। बट बिकॉज देर वर अदर पीपल हु आर लाइक रीचिंग फॉर टॉप, तो इसीलिए मैंने और पुश किया एंड दैट कल्चर मोटिवेटेड मी टू परफॉर्म इवन बेटर एंड लाइक गेट टू बेटर प्लेस। तो काफ़ी एक्साइटिंग रही कॉलेज की लाइफ भी मेरी। ये था थोड़ा क्रक्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपने भी बोला कि सीबी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो जो जब वो प्रोग्राम के बारे में स्टार्ट करते हैं तो दे ऑल नो अबाउट डीएसए, बिकॉज डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट हो गए और मोस्टली फॉर प्लेसमेंट। सो आपने मतलब डीएसए के बारे में नहीं डायरेक्ट सी पे स्टार्ट किया था, या डीएसए भी मतलब पहले थोड़ा बहुत किया था इन द फर्स्ट ईयर? तो द थिंग इज मैंने डीएस से नहीं किया था, मैंने स्टार्ट ही सीपी से किया था। एंड आई वुड से दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, लाइक क्योंकि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है मतलब सीपी और डीएसए में क्या फर्क है। एंड उनको मतलब ऐसा लगता है कि डीएसए वुड बी इनफ। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट देखो, एक तो काफी फर्क होता है डीएसए और सीपी में। डीएसए में यू जस्ट लर्न द थ्योरी एंड कुछ गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम उनके सॉल्यूशन वगैरह देख लेते हो। मतलब एक तरह से वो रोट लर्निंग टाइप ऑफ होता है, टाइप ऑफ थिंग हो गई कि तुमने बस खुद से नहीं लगाते लोग लोग यूजुअली। बट सीपी ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारे थिंकिंग स्किल बढ़ते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट ही ऐसा किया, मैं मतलब थिंकिंग स्किल्स पे ही काम करता था। एंड लाइक ऐसा नहीं था मुझे किसी ने बताया था ज़्यादा, बट मतलब मुझे इंटरेस्ट भी था कि खुद सोचना पड़े प्रॉब्लम पे। तो दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो होना चाहिए। आई वोंट से कि उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा, हो जाता है, काफ़ी लोगों का हो जाता है, उसके बिना भी हो जाता है। बट द थिंग इज़ जब प्लेसमेंट की बात आती है, प्लेसमेंट में डीएसए इंपॉर्टेंट है, बट सीपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ जो पहला राउंड होता है वो यार वही होता है, ऑनलाइन असेसमेंट। तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो डीएसए से तो नहीं होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से होते हैं। फिर बात आती है डीएसए इंटरव्यू की। काफ़ी हद तक वो हो सकता है तुम अकेले डीएसए से निकाल लो। बट अगर एक बार भी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो तुमने नहीं कर रखा, तो वो सीपी वाला बंदा कर लेगा, बट जिसने डीएसए कर रखा वो नहीं कर पाएगा, मतलब दिक्कत आएगी। तो आई वुड से कि सीपी
लाइक सीपी के अंदर डीएसए कवर हो जाता है, बट डीएसए के अंदर सीपी नहीं होता। मेन मेन क्रक्स ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही माँगती हैं। एग्जैक्ट। मतलब एक बहुत सारे बंदे हैं वो डीएसए से ही स्टार्ट करते हैं। सो अगर कोई बंदा डीएसए से सीपी की तरफ थोड़ा-सा मूव होना चाहता है, तो क्या करे वो? मतलब डीएसए से सीपी की तरफ थोड़ा मूव होने की व्हाट ही कैन। तो यार एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्लेटफ़ॉर्म चेंज। डीएसए के प्लेटफ़ॉर्म यूजुअली लोग क्या फ़ॉलो करते हैं, जीएफजी, ट्राइबस, शीट और वो लीडकोड मोस्टली। तो अगर तुम्हें सीपी पे शिफ्ट करना है तो तुम्हें एक तो प्लेटफ़ॉर्म चेंज करना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है सीपी के लिए। कोड फोर्सेस हो गया, एडकोडर हो गया, सीएसीएस हो गया। ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है अगर तुम सीपी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो। और इनिशियली बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है? तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे सीपी के। तुम्हें थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ सीपी के क्वेश्चन्स काफ़ी थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ड होते हैं और मैथमेटिकल भी होते हैं कई बार। तो तुम्हें लाइक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह है जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है askSenior.in। तो ये हमारे लाइक मेरा ही प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमने मिलके बनाया, मैंने और आशीष कुमार हैं, उन्होंने मिलके बनवाया है ये प्लेटफ़ॉर्म। तो इस पे फ्री रिसोर्सेज़ हैं, एज़ इन कि तुम बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएँगे हर टॉपिक के। इवन इफ पर्सन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तुम्हें अलग-अलग सेक्शंस मिलेंगे, लर्न सेक्शन में जाना, उसमें तुम्हें अलग-अलग सेक्शन मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द सी प्लस प्लस बेसिक्स एंड मूविंग ऑन टू लाइक सी प्लस प्लस, एसक्यूएल और एडवांस टॉपिक, मतलब जितने टॉपिक्स तुम सोच सकते हो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। मतलब सी प्लस बेसिक से शुरू करके तुम्हें प्रॉब्लम मिल जाएँगे। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम, इवन लाइक इट इज़ लाइक हेलो वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो तुम करते जाओगे, तुम्हें थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। सो दैट्स अबाउट अ प्लेटफॉर्म एंड वी हैव वीडियो सॉल्यूशंस आल्सो हर क्वेश्चन के। तो दिक्कत आती है, यू कैन टेक सम हिंट्स एंड ऑल। और अगर तुम्हें थ्योरी सीखनी है सीपी के लिए स्पेसिफिकली, तो यूसाको गाइड मैंने जैसे बताया था, दैट इज़ आल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट रिसोर्स इफ यू वांट लर्न थियोरी। जब आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था सीपी, तो कॉन्टेस्ट तो आप फिर देते ही होंगे उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में, बिकॉज़ राइट? तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके कितने मतलब क्वेश्चंस बन जाते थे? बिकॉज़ बहुत से लोगों का ये होता है कि एक ही क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहा है। आई जस्ट वांट टू आस्क आपके कितने क्वेश्चन बन जाते थे स्टार्टिंग? मेरा भी यार सेम ही था, मेरे भी एक ही बनता था, 2 ही बनते थे। मतलब तुम जाके, मतलब कोई भी मेरी प्रोफाइल जाके देख, तो स्टार्टिंग में तुम देखोगे कि पहले 4-5 कॉन्टेस्ट में मेरे 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, बिकॉज़ मुझे इतना आता ही नहीं था तब। मैं धीरे-धीरे कॉन्टेस्ट भी देता गया और साथ-साथ सीखता भी गया, तो धीरे-धीरे स्किल इम्प्रूव होता है यार सबका। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टार्टिंग ही ऊपर वाले स्किल से हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी शुरू से ही स्टार्ट किया था, 800 रेटिंग से ही स्टार्ट होता है सबका। ये थी मेरी जर्नी इसमें। मतलब लेट्स से मैंने कॉन्टेस्ट दिया और मेरे से 2 क्वेश्चन बने और बाकी के क्वेश्चंस नहीं बने। तो बाकी का जो वर्क फ्लो है वो कैसा दिखेगा? मतलब मैं आगे क्या करूँ तो मैं इम्प्रूव कर सकूँ? जैसे 2 क्वेश्चन तो मेरे इनिशियली बन गए, बट व्हाट शुड आई डू फॉर द अदर क्वेश्चन दैट आई कैन मेक? मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करूँ मैं? तो जैसे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट यू आर गिविंग, उस पे भी डिपेंड करता है। एंड तुम्हें लाइक अगर तुमसे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तुम्हें इतना आइडिया होगा यार किस लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, किस रेटिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब थर्ड थर्ड क्वेश्चन का भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन में और कौन-सी रेटिंग तक आते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमने जो शीट बनाई है आज सीनियर.इन पे, उसमें ऐसा है, बी ग्राइंड है, मतलब सेकंड प्रॉब्लम का ग्राइंड है, और फिर बीच में काफ़ी टॉपिक्स हैं, फिर सी ग्राइंड आता है। तो एक्चुअली अगर तुम्हें बी से सी में मूव करना है ना, एक्चुअली हमने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं वहाँ पे। यू कैन गो टू एनी सेक्शन एंड एक-एक करके तुम स्टार्ट कर दो प्रॉब्लम्स लगाना। तो किसी को भी एक लेवल से अगले लेवल पर जाना है, तो पूरा मतलब लेवल बाय लेवल पूरा रोड मैप है वहाँ पे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्डर में ही है सब, तो वहाँ से कर सकते जब आप रेटिंग के बारे में बात करते हैं, तो कॉम्पिटिशन से रेटिंग आती है और रेटिंग आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हो। बट आजकल क्या चल रहा है कि जब भी कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, पीपल आर चीटिंं एंड चीट करके वो अपनी रेटिंग्स बढ़ा रहे हैं और रिज्यूमे में दिखा रहे हैं। सो आपका उस पे क्या है? मतलब क्या वो है? तो यार ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है जो हो रहा है, लाइक मतलब मुझे काफ़ी गंदा लगता है ये देख के कि लोग, मतलब जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है बाकी लोगों की वजह से। एक तो क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं, बाकियों की जितनी रेटिंग होनी चाहिए उतनी बन नहीं पा रही है। और दूसरी बात, वो अपने रेज़्यूमे में भी लगा रहे हैं वो चीज़ें, जो कि लाइक कुछ एक्सटेंड तक रेज़्यूमे में रेटिंग का इफ़ेक्ट होता है, कुछ हद तक, ठीक है? काफ़ी काफ़ी जगह नहीं भी होता है। मैं ये भी कहूँगा कि कुछ जगह रेटिंग को इतना मायने नहीं रखती है, बट कुछ जगह रखती है। तो लाइक इट्स शेमफुल, लाइक मैं मतलब इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। एक सॉल्यूशन तो यही है यार, ऑनलाइन असेसमेंट हो जाता है। बट अगेन उसमें भी मतलब दिक्कतें तो हैं यार, तुम पूरा अच्छी तरह से जज नहीं कर पाते हो।
बट स्टिल मुझे ये लगता है कि जब बीएसए इंटरव्यू होता है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फिल्टर आउट हो ही जाता है वो लोग, अगर वो मतलब चीटिंग से भी आया है कहीं ना कहीं वो आगे नहीं नहीं जा पाते। किस्मत की बात अलग है, बाकी लाइक मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो डिजर्व नहीं करते हैं वो कुछ हद तक कंपनीज में एंटर नहीं कर पाते हैं। और ऐसा मैं मानूंगा कि जो डिजर्व करते हैं कि कुछ लोग शायद शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाते हैं, बट वो किस्मत तो होता है यार सारा। और लाइक यू कैन बिलीव इन फेट एंड ऑल, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। जैसे अगर एक बंदा है वो फर्स्ट ईयर में है, उसने मतलब सेकंड सेमेस्टर में मूव कर रहा है, वो उसने डीएसए थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। नाउ जैसे वो कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहता है, सीपी तो वो आज के अंदर से सीख सकता है, पर वो मतलब पहली पहली बार जब मैंने लीड कोड, पहले मैं कोड वर्क करता था, फिर मैंने लीड कोड स्टार्ट किया तो लीड कोड भी बहुत ओवरवेलमिंग लगता था। फिर थोड़ा किया तो ठीक हो गया, फिर उसके बाद कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देना भी बहुत हार्ड लगता था कि क्वेश्चंस देख के ही डर लगने लगता था। तो पहला कॉन्टेस्ट अगर कोई बंदा देना चाहता है तो कोई मतलब कोई टिप या स्ट्रेटेजी कैसे स्टार्ट कर सकता है वो कॉन्टेस्ट, या मतलब बिफोर कॉन्टेस्ट वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करे कोड फोर्सेस या कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट पे, या डायरेक्ट कॉन्टेस्ट पे जम कर सकता है, क्या कैसे करके स्टार्ट कर सकता है? यार देखो ऐसा है कि डायरेक्ट कॉन्टेस्ट पे जंप कर सकता है। हो सकता है तुम्हारा एक भी प्रॉब्लम ना बने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट अगर तुम्हें ये खौफ है, मतलब ये तुम्हें डिमोटिवेट कर रही है ये चीज़, तो मैं ये कहूँगा कि फिर कॉन्टेस्ट देने से पहले तुम इस लेवल तक पहुंच जाओ कि एक एक प्रॉब्लम एटलीस्ट लगा पाओ। उसके लिए जैसे हम आज सीनियर की सीट में एक ग्राइंड है, मतलब कोड फोर्सेस एक ग्राइंड, जो कि पहली प्रॉब्लम लगाने के लिए होता है। तो तुम वहां पे अगर प्रैक्टिस करोगे, वहां पे तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो तुम वो टेस्ट में डेफिनेटली पहला प्रॉब्लम तो लगा ही लोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक चीज नहीं कर सकते हो, बाकी तुम डायरेक्टली भी जंप कर सकते हो अगर तुम्हें मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है डिमोटिवेशन का। तो लाइक इट डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ योर माइंड सेट इज। ठीक है। और लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि तुम डिप टू कॉन्टेस्ट दो, स्टार्टिंग में तुम डिप थ्री और डिप फोर भी दे सकते हो, उनके प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली काफी इजी होते हैं पहले वाले, तो वो भी तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली मतलब उस टाइम इतने डिप थ्री डिप फोर नहीं होते थे, तो मैं डिप टू से ही शुरू किया था। और तब तो मैंने शुरू शायद तब किया था जब मैं एक प्रॉब्लम लगा ही लेता था, मतलब इतना मेरा लेवल हो गया था, मैंने पहले प्रैक्टिस ही की थी। तो यू कैन फॉलो लाइक वट एवर यू विल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हाँ जो पूछा जाता है, मतलब वो मतलब लोग कहते हैं कि हाउ टू बिल्ड लॉजिक, मतलब क्वेश्चन बनाने को, मतलब अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तो वो अलग बात है कि आपको थोड़ा बहुत हिंट है, बट कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको अप्रोच करें, लॉजिक कैसे बनाएं कि हम स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन, अगर नया क्वेश्चन आ रहा है हम जो हमने अभी तक नहीं देखा है, लेट्स अगर हम ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं और उसमें 3 क्वेश्चन आए हैं जो जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने अभी तक देखे ही नहीं है, बिल्कुल नए हैं, तो कैसे अप्रोच होगी कि हम उसको ऐसे एटलीस्ट ब्रूट फोर्स या एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक बिल्ड कर पाएँ कि थोड़ा बहुत मे बी सॉल्यूशन इवेंचुअली बन भी जाए। तो ऐसी कोई अप्रोच कैसे बना सकते हैं हम उसे? टू बी ऑनेस्ट ये चीज तो यार सीपी का क्रक्स ही है कि जो तुमने नहीं देखा है वही तुम्हें सॉल्व करना है। यही यही तो थिंकिंग इसके काम आते हैं। तो जितना तुम सीपी में प्रैक्टिस करोगे तो लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चन देख रखे हैं तो मेरे से पट हो जाएंगे। मैं भी कॉन्टेस्ट देता हूँ यार, मतलब ठीक है एक दो ऐसे होंगे, ठीक है मुझे पता होगा कि देखते कि ये लॉजिक है, दो दो बाकी तो मुझे ऐसे सोचने पड़ेंगे हर बार, और मैं हर बार सोचता था। और एक्चुअली हर कोई ऐसा करता है, उन्हें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अलग तरह का प्रॉब्लम क्या है, मैं कोई नहीं लॉजिक दोबारा लगाना हो मैं लगा लूँ। यही तो थिंकिंग स्किल्स है, यही तो डेवलप करते हैं कि कोई भी नया प्रॉब्लम है वो लगाना तुम लगा सको। तो ये सीपी के थ्रू ही हो पाता है, जितने ज्यादा तुम प्रॉब्लम्स लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो मेन तुम्हारा मोटिव है थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना, ना कि ये कि मैं सारे तरह के क्वेश्चंस कवर कर लूंगा तो हो ही जाएंगे। नहीं, वो तो फिर किस्मत पे हो गया ना। अम, जैसे सीपी मैंने भी स्टार्ट किया है, सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि मतलब इस पे भी बहस चलती रहती है कौन सी लैंग्वेज में सीपी करें, कोई कहता है सी प्लस प्लस, कोई कहता है जावा, कोई कहता है सी प्लस प्लस फास्ट है, कोई कहता है पाइथन ईजी है। और जैसा कि मैंने मोस्टली सुना है कि सी प्लस प्लस इज बेस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम बिकॉज लाइक ये बहुत फास्ट होती है। और लाइक मैंने को क्वेश्चन भी कर रहा था मैं, जो जावा में नहीं बन रहा था, लेकिन उसको जब सी प्लस प्लस में चेंज किया तो वो बन गया, और टीएलई जावा में टीएलई आ रहा था, तो ऐसा कुछ है कि सी प्लस प्लस ज़्यादा प्रेफर करता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में? हाँ मतलब ये तो है ही है कि सी प्लस प्लस मोस्ट यूज लैंग्वेज है, और रिकमेंड भी वही की जाती है, बिकॉज जावा की दिक्कत ये है कि लाइक तुम्हें सी प्लस प्लस में ना यार काफी इनबिल्ट फंक्शन भी मिल जाएंगे, और काफी मतलब डेटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे इनबिल्ट। जावा में नहीं मिलेंगे, तुम्हें खुद से बनाने पड़ते हैं।
और स्पीड का भी रहता है, सी प्लस प्लस थोड़ी फास्ट होती है जावा से, आई गेस 2x टाइम्स फास्टर होती है। और पाइथन की बात करें तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट होती है सी प्लस प्लस देखा जाए तो। पाइथन काफ़ी स्लो लैंग्वेज है, और लाइक पाइथन तो लाइक सबसे कम रिकमेंडेड होती है, बट यार जो काफ़ी लोग करने को करते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस, बट आई रिकमेंड सी प्लस प्लस में करो, बिकॉज तुम्हें रिसोर्सेज भी सी प्लस प्लस में ही ज़्यादा मिलेंगे। लाइक तुम्हें किसी का सॉल्यूशन देखना हो या किसी से डाउट पूछना हुआ, तो अगर ज़्यादातर लोग सी प्लस प्लस में ही करते हैं तो तुम्हें तुम्हारा डाउट क्लियर होना भी उतना ही ईजी होगा। बट अगर तुम जावा में करोगे तो शायद तुम्हें एक दो गिने चुने लोग मिले जो जावा में करते, तो तुम्हें उन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और रिसोर्सेज भी तुम्हें थोड़े कम ही मिलेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो दैट्स व्हाई पीपल मोस्टली यूज सीक्रेट। एक वो होता है ना, जब हम कॉन्टेस्ट देते हैं तो एक प्रेशर भी बना रहता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने हैं, ये क्वेश्चन बनाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं। और जब लेट्स से हमने एक क्वेश्चन बना लिया, तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जब तक सबमिशन पे जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे इतने सबमिशंस हैं, सेकंड पे इतने सबमिशंस हैं, थर्ड पे इतने सबमिशंस हैं, तो और प्रेशर बिल्ड होने लगता है। तो उसको कैसे मैनेज करें? लाइक जैसे कि हम नॉर्मली क्वेश्चन बना पाए, ऐसा कुछ प्रेशर को हम अपने मेंटेन कर पाए ऐसा। तो यार ये तो सबकी लाइफ में होता है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि एक भी बंदा ऐसा होगा जिस पे प्रेशर नहीं पड़ा होगा एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसका यार सबसे अच्छा तरीका होता है, तुम जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दोगे ना, उतना कम तुम्हें प्रेशर फील होगा। और मॉक कॉन्टेस्ट सबसे बढ़िया तरीका है। लाइक स्पोर्ट फोर्स पे वर्चुअल कॉन्टेस्ट होते हैं, मतलब वो रियल टाइम में नहीं हो रहे होते, तो उसमें तुम पे इतना प्रेशर भी नहीं रहता है। जित तुम वर्चुअल दोगे तो तुम्हारा थोड़ा डर भी भागेगा। और लाइक आई वुड से कि यार जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम मैच्योर बनोगे, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी की बात आती है, प्रेशर हैंडल करने की बात आती है, कैसे तुम कर पाते हो। तो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अभी पूरा 100% प्रेशर मेरे मेरे से चला जाता है, बट स्टिल मैं मैनेज कर लेता हूँ। मुझे भी होता है कभी-कभी, अगर मेरे से ईज़ी प्रॉब्लम नहीं बनता है, कि इतने लोगों ने कर लिया, तो यार मैं प्रेशर नहीं लेता। मैं सोचता हूँ यार कि मैं ना कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद प्रॉब्लम ज़्यादा ईज़ी हो। तो मतलब हो सकता है कि ईज़ी सॉल्यूशन से बन जाए, और अगर नहीं भी बना यार, मैं उसकी टेंशन नहीं लेता, बिकॉज़ आई नो कि मेरा लेवल क्या है। मुझे पता है कि मेरा स्किल अच्छा है, तो कोई ना एक बार रेटिंग भी गिर भी गई, मैं अगले कॉन्टेस्ट में बढ़ा लूँगा यार, बिकॉज़ आई नो मैं इतना काबिल हूँ। एक कॉन्टेस्ट ये नहीं जज कर सकता कि मेरी काबिलियत कितनी। इवन इफ थोड़ी रेटिंग गिर जाती है, रेटिंग गिरने का ही डर होता है लोगों को, कि 100 रेटिंग गिर जाएगी, कोई नहीं भाई, दोबारा बढ़ जाएगी। अगर तुम इतने काबिल हो, तुम इजीली बढ़ा लो। इट्स अ मैटर ऑफ वन कॉन्टेस्ट, ठीक है? तो इसलिए ये तरीके होते हैं यार प्रेशर हैंडल करने के, कि तुम किस तरह से सोचते हो, मतलब मैच्योरिटी जितनी सोच में आती है उतनी इजीली तुम प्रेशर हैंडल कर पाते अ, अगर हम स्टार्ट करते हैं डीएसए या सीपी, सो कुछ क्वेश्चंस मतलब इनिशियली लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाता। तो हम कुछ क्वेश्चंस, जैसे आज हमने 2 क्वेश्चंस करे, और उसको हम उन 2 क्वेश्चंस को अगर हम 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ट्राई करते हैं, तो वही फिर फीलिंग आती है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इनिशियली कि हम ऐसा करना चाहिए कि जो क्वेश्चन कुछ पैटर्न हमें नोटिस हो रहे हैं, उसको हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए, या फिर मेबी याद कर लेना चाहिए फॉर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज़ ये मैंने फ़ील किया है कि इनिशियली जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उनको पैटर्न नोटिस कर लो, बिकॉज़ आगे चल के जब क्वेश्चन्स आते हैं, तो इनिशियली नहीं हो पाता, क्योंकि आप में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो मतलब ये है क्या, कैन वी राइट पैटर्न्स और थोड़ा बहुत याद कर लें क्वेश्चंस को इनिशियली, क्योंकि जो हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए हैं अभी तक। हो। तो यार आई डोंट थिंक कि याद करना इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। मैं पर्सनली मैं भी ये सब नहीं फॉलो करता था। आई जस्ट जस्ट यूज्ड टू यार सॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं हुआ कोई नहीं, मैंने छोड़ दिया, या फिर मैंने थोड़ा हिंट देख लिया, या मैंने ये देख लिया कि मतलब मैं थोड़ा ये भी देखता था कि क्या मेरे लेवल का है। अगर मुझे लगता है मेरे लेवल का नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देता है कि यार कभी बाद में मैं, जब मेरे लेवल का हो जाएगा तब मैं करूँगा। तब तक मैं अपने स्किल्स पे वर्क करता हूँ। तो लाइक याद करना तो इज़ नेवर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि जितना तुम्हारे लाइक कॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में आ रहा है, वो बेस्ट है। अगर तुम्हें याद करना पड़ रहा है, तो यार तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ रही है उससे। कॉन्शियसली माइंड में आ रहा है, उससे तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ रही है, कि तुम चलो क्वेश्चन देखते तुम्हें समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे हो सकता है। मतलब यही डिफरेंस होता है यार टीएस से सीपी में थोड़ा, कि याद करना और सोचना खुद से। हुँ। अब टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो कुछ ऐसे मस्ट नो टॉपिक्स हो, या मतलब कोई कुछ एसेंशियल एल्गोरिदम्स हो जो आपके दिमाग में हो, जैसे ये तो एटलीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स हों या कुछ एल्गोरिदम्स हो जो आपके दिमाग में हो फॉर सीपी और डीएसएफ एनीथिंग। तो यार इम्पोर्टेंस डिपेंड्स ऑन योर गोल। इम्पोर्टेंट तो सारे ही टॉपिक्स हैं इन जनरल, बट अगर आपका गोल है प्लेसमेंट वगैरह मतलब क्लियर करना, तो उसके लिए तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं यार, वो ग्राफ होते हैं, डीपी होती है, बाइनरी सर्च होता है, नंबर थ्योरी, मतलब ये ही मेन टॉपिक्स होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट,
वो सारे टॉपिक्स सीपी में कवर हो जाते हैं और मतलब सर्टेन लेवल तक कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद एडवांस सीपी शुरू होती है। तो आई वुड से का मतलब ऐसा होता है कि ग्राफ के कुछ एल्गोरिदम्स और डीपी है, कुछ मतलब डीपी के तो चलो एल्गोरिदम्स इन जनरल नहीं होते, बट मतलब कुछ कुछ लेवल तक डीपी और ग्राफ कवर कर लोगे तो हाँ ठीक है, प्लेसमेंट के लिए हो जाएगा। बट अगर तुम सीपी के लिए जाना चाहते हो तो उसके अलावा भी बहुत टॉपिक्स है और भी एडवांस एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे सेगमेंट ट्री हो गया। ये सब तुमसे इंटरव्यू में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट तुम सीपी के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये सब भी आता है। तो लाइक इम्पोर्टेंट सीपी के लिए तो है ही है ये, मतलब ग्राफ डी मतलब जो है ग्राफ डीपी, बाइनरी सर्च, नंबर थ्योरी, और भी कुछ है मतलब जो शायद मेरे अभी दिमाग में ना है, बट यही है सर। हुँ। अम, कुछ रिसोर्सेज़ एक तो आस्क सीनियर हो गया, उसके लिए डीएसए या सीपी के लिए। और कुछ रिसोर्सेज़ अगर कोई बंदा सीपी स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, कुछ बुक्स हो गई, ट्यूटोरियल्स हो गए, कोई बुक्स आपके जो आपने मतलब अपने टाइम पे पढ़ी हों, कुछ रिसोर्सेज़ आपने पढ़े हों? तो ये सीपी के लिए अगर आप थ्योरेटिकल रिसोर्सेज की बात करो, तो जैसे मैंने बताया यूसाको गाइड है। उसमें एक्चुअली मैंने कोई पर्सनली और कोई कहीं से मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, सिर्फ यूसाको गाइड से पढ़ी है। यूसाको गाइड में एक्चुअली द थिंग इज़ उसके सिर्फ अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, लाइक दे हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर ईच टॉपिक। मतलब अलग-अलग जगह से सीपीएच, सीपी एल्गोरिदम्स, कई बार हाँ, मतलब ये रिसोर्सेज है अलग, जैसे एक टॉपिक के 3-4 रिसोर्सेज दे रखे होंगे उन्होंने। मतलब वो लिंक जाता है कहीं और रिसोर्सेज पे। तो आई थिंक वो गाइड बेस्ट है अगर आपको थ्योरी सीखनी है, क्योंकि उसमें भंडार है रिसोर्सेज का। तुम्हें मतलब जितनी नॉलेज चाहिए यार सीपी के लिए तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। तुम्हें कहीं और शायद जाना भी नहीं पड़े। मैंने भी वहीं से की है। वही है मतलब मेरा यही मानना है कि वही बेस्ट रिसोर्स है अगर तुम्हें सीखना है थ्योरेटिकली। एक ऐसी मिस्टेक 90% बिगिनर्स बनाते ही बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन में कि कोई ऐसी मिस्टेक जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई मिस्टेक मतलब जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स करते हैं व्हाइल स्टार्टिंग सीपी या कॉन्टेस्ट कुछ भी? तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है यार कि ना लोग सॉल्यूशन देखने को चले जाते हैं सीधा, बिना सोचे। लाइक वो 10-15 मिनट लगाते हैं। मैंने काफ़ी मतलब केसेस देखे, लोग सोचते हैं कि 10-15 मिनट क्वेश्चन लगाएँगे एंड उसके बाद हम सिर्फ सीधा सॉल्यूशन देख लेंगे। एंड आई थिंक यही एक कारण है कि लोग आगे स्किल अप नहीं कर पाते, और वो उसके बाद वो सोचते हैं कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बनना, चलो छोड़ देते हैं सीपी। बट द थिंग इज़ हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आई थिंक 40 से 50 मिनट देने बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट। तो मैं 1 डेढ़ घंटा भी दे सकते हो। मैं भी पर्सनली यार इतना-इतना टाइम देता था, चाहे बेसिक प्रॉब्लम हो, पता है? स्टार्टिंग में ईज़ी से ईज़ी प्रॉब्लम पे मैं इतना टाइम दे देता था, बिकॉज़ मुझे लाइक ऑफ कोर्स नहीं आता था इतना। तो मैं सीख ही रहा था, तो खुद से ही ट्राई करता था। और सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद से ही प्रॉब्लम लगाने का ट्राई करो अगर तुम सीपी कर रहे हो। हिंट्स लेना ठीक है, हिंट्स लेना बुरी बात नहीं है कि तुमने थोड़ा हिंट देख लिया कि यार इसमें किस डायरेक्शन में सोच सकते हो कुछ टाइम बाद। बट प्लीज़ मतलब सॉल्यूशन मत ही देखा करो अनलेस तुम्हें 1 घंटा हो गया उस प्रॉब्लम पे, 1 घंटा या डेढ़ घंटा हो गया हो। मतलब किस किस पॉइंट पे सॉल्यूशन देख सकते हैं हम कि बिल्कुल ही ये पॉइंट आ गया, मेरे को सॉल्यूशन देखना ही देखना है? यार वही जब तुम पूरे क्लूलेस हो, तुम्हें अप्रोच ही नहीं आ रही है, 1 घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया, तुम्हें अप्रोच नहीं आ रही है तो देख लो। पर ऐसा है कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम थोड़े हिंट्स देख सकते हो थोड़ी देर बाद। क्योंकि यार खुद से क्वेश्चन लगाने की जो फीलिंग है ना, वो लाइक तुम तभी समझोगे जब तुम खुद से लगाओगे। तुम्हें खुद फील होगा तुम रोज कुछ नया, मतलब कुछ नया सीख रहे हो। जितना तुम खुद से रहोगे तुम कुछ नया सीखोगे। अगर तुम सॉल्यूशन देख रहे हो तो शायद हो सकता है तुम इतना कुछ नया ना सीखो, मतलब दैट आई पर्सनली फील। सो as we talk about competitive programming DSA, but the podcast is morely inclined toward ICPC. So let's talk about that. So firstly, what is ICPC और मतलब इतना हाइप क्यों है आईसीपीसी का, और अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो क्यों करे आईसीपीसी में पार्टिसिपेट? आईसीपीसी फर्स्टली व्हाट इज? तो लाइक आईसीपीसी का डेफिनेट लाइक फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। तो ये बेसिकली ओलंपिक्स ऑफ सीपी है। मतलब सीपी का जो हाईएस्ट मतलब मोस्ट एस्टीम्ड कंपटीशन है वो आईसीपीसी इंटरनेशनल लेवल पर होता है। मतलब मोस्टली हर कंट्री में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये हर रीजन से स्टार्ट होता है, मतलब हर कॉलेज का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है आईसीपीसी में। कोई भी कॉलेज का अगर किसी कंट्री हो रहा है, कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है। और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन और सबसे ज़्यादा हाइप है इस कॉम्पिटिशन की, जो कि लाइक काफ़ी मतलब वैलिड है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है?
लाइक क्यों किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। द थिंग इज आईसीपीसी जितना ही मतलब प्रेस्टिजियस कंपटीशन है उतनी उसकी ज़्यादा वैल्यू भी है। हमारे रिज्यूमे में अगर तुम लाइक कुछ रैंक लिखा, इवन इफ अच्छा ना हो ठीक-ठाक भी लिखोगे तो लाइक इट शाइन ऑन रिज्यूमे, मतलब आईसीपीसी लिखा हुआ अच्छा लगता है, और लाइक उसको वैल्यू देते हैं। अगर कंपनीज़ में तुम मतलब अगर तुम्हारा प्लेसमेंट ही मोटिव है, तो उसकी वैल्यू होती है। और बाकी लोग जो सीपी करते हैं वो तो शौक से देते हैं, मतलब उनका मन करता है इसलिए देते हैं। उनका कोई और मतलब एक्स्ट्रा वो चलो जो हो गए बट दिल से देते हैं। तो जैसे मतलब जो भी सीपी कर रहा है उसको ऑब्वियसली देना ही चाहिए आईसीपीसी। और मतलब क्योंकि अगर तुम रीजनल्स भी जाते हो, वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। लाइक पहला राउंड होता है प्रीलिमिनरी, तो वो ऑनलाइन राउंड होता है। उससे कुछ गिनी-चुनी टीम्स क्वालीफाई होती है रीजनल राउंड के लिए, जो तुम्हें किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके ऑफलाइन देना होता है। तो वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसमें भी अगर तुम क्वालीफाई कर गए, फिर एशिया वेस्ट फाइनल होता है, जो मतलब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया की टीम्स होती है सारी। और उसमें भी कुछ टॉप की टीम आती है वर्ल्ड फाइनल्स, जो कि लाइक सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है किसी के भी कॉलेज लाइफ में। तो जैसे मतलब मैं अभी वर्ल्ड फाइनलिस्ट हूँ, तो आई फील कि मतलब उससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं है। एंड वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, और मेरी टीम के लिए भी। एंड लाइक आई थिंक किसी का अगर मतलब किसी का अगर ये गोल है, तो बहुत अच्छा गोल है, यू कैन एम फॉर इट। एज़ वी टॉक अबाउट आईसीपीसी तो 3 लोगों की टीम होती है राइट फॉर आईसीपीसी। सो अ, सबसे पहले प्रीलिमिनरी राउंड होता है जो ऑनलाइन होता है, उसके बाद टीम्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉलेज, और उसके बाद एक पर जो टॉप टीम होती है वो रीजनल्स के लिए जाती है फ्रॉम ईच कॉलेज। हाँ, मतलब थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, बट काफ़ी जगह सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होता है कि शायद 10 या 30 टीम्स ले लेते हैं, उसके बाद हर कॉलेज की फर्स्ट रैंक टीम, और उसके बाद वो भी खत्म हो जाती है, तो फिर वापस मतलब रैंक वाइज लेना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है लाइक, बट डिपेंड्स ऑन द रीजन। एक्चुअली 3 रीजन होते हैं, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ देम, लाइक एनी 2 ऑफ दोज़ 3 रीजन्स यू कैन पार्टिसिपेट इन। वो मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, लाइक एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन एनी रीजन। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑल्सो सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होते हैं। तो एक रीजन का थोड़ा मेरिट बेस्ड था, लाइक अमृता पुरी का। उसका ऐसा होता है, था पिछले साल ऐसा था कि जिसने भी 3 से ज़्यादा प्रॉब्लम किया उनका वो क्वालीफाई हो गए। तो उसमें कॉलेज फर्स्ट रैंक को इतना नहीं दिया गया था, रेदर देन अदर रीजन में थोड़ा फर्स्ट रैंक कॉलेज की फर्स्ट रैंक टीम को दिया था। तो मतलब प्रीलिमिनरी तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन रीजनल में कैसा माहौल होता है? ऑफलाइन होता है सेंटर्स में जाके और टीम्स बैठती हैं, कैसा माहौल रहता है रीजनल्स जो होता है? हाँ, तो रीजनल में ऑफलाइन जाना पड़ता है। एक कॉलेज में कॉन्टेस्ट होता है, और लाइक 3 कंप्यूटर लगे, मतलब 1 कंप्यूटर लगा रहता है, सॉरी, लाइक एक एक ही स्क्रीन होती है, 3 टीममेट्स होते हैं। एक टाइम पे एक ही इंसान कोड कर सकता है, बट प्रॉब्लम सारे पढ़ सकते हो, लाइक वो शीट्स पे दिए जाते हैं प्रॉब्लम्स, लाइक प्रिंटेड पेपर होता है। तो लाइक माहौल काफ़ी अच्छा होता है, लाइक सारी टीम्स साथ ही बैठ के, मतलब आगे पीछे बैठ के सेम टाइम पे कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं। तो लाइक देयर इज़ नो स्कोप ऑफ चीटिंग एंड ऑल, मतलब कंपटीशन भी फेयर होता है, एंड वर्थवाइल एक्सपीरियंस होता है। मतलब मैंने ये भी सुना था कि तुम्हें शीट्स मिलती हैं 30 पेजेस ऑफ शीट्स, जिसमें तुम कुछ प्री रिटन कोड ले जा सकते हो, कुछ फॉर्मूला, ऐसा भी कुछ है? ये वर्ल्ड फाइनल्स में होता है या रीजनल्स में भी ऐसा होता है? एक्चुअली कोई भी ऑफलाइन राउंड में ऐसा होता है, लाइक 25 पेजेस होते हैं, तो तुम उसमें कुछ भी लिख के ले जा सकते हो, कोई भी प्री रिटन कोड। एक पर्टिकुलर लाइक फॉन्ट साइज, पर्टिकुलर टेक्स्ट, लाइक फॉन्ट स्टाइल में लाइक आगे पीछे प्रिंट कर सकते हो। तो हाँ, ऐसा होता है, 25 पेजेस ही तुम रिटर्न कोड लेके जा सकते हुँ। सो इसकन भाई, टीम के बारे में बात करते हैं, तो हाउ टू चूज़ अ टीम, मतलब जो आईसी मतलब हर कोई चाहता है कि मेरी टीम अच्छी हो और जो कि हम फाइनल्स में या मे बी रीजनल्स में जा सकें। तो हाउ टू चूज़ अ टीम? हो। यार ये तो काफी ऐसा क्वेश्चन हो गया कि यार ऑब्वियसली हर कोई यही चाहेगा कि सबसे तगड़ा बंदा मेरी टीम में आ जाए, राइट? मतलब हाउ टू चूज में तो कोई मतलब ऐसे ऑप्शन रह नहीं गया, बट ऐसा होगा नहीं। मतलब अगर वो तगड़ा बंदा है, वो तुम्हारी टीम में क्यों आना चाहेगा? लाइक वो अपने ही लेवल के लोग ढूंढेगा। तो इन जनरल हाउ टू चूज ए टीम, बात होती है या तो ये होता है कि यार ठीक है, दोस्त है तो थोड़ा बहुत चलता है, बट एवरीवन ट्राइज टू मैच अप देयर स्किल लेवल, और वो भी बेटर रहता ही है। तो लाइक तुम अपने स्किल लेवल के आसपास वाले ही लोग ढूंढो, बिकॉज वो ही ज्यादा चांस है। हाँ ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो किसी अच्छे और कोडर को उठाने का, बट चांस का कम ही रहता है। तो या हाउ टू चूज में ऐसा ही यही तरीका होगा। नहीं मतलब ऐसा भी तो होता है कि ज़ा
टीम को ऐसे सिलेक्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स डेविएट हो सके ताकि हमारे पास ज़्यादा चांसेस हों? यार लाइक इतने ज़्यादा भी लोग नहीं होते कॉलेज में कि तुम ऐसे मतलब पूरा ऐसे सॉर्ट कर सको कि हाँ इसको ये टॉपिक आ रहा है तो हाँ मैं स्पेसिफिकली इसको चूज करूँगा। और स्किल लेवल का भी काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं तुम्हें ऐसे 2-3 लोग नहीं मिलेंगे कि सेम स्किल लेवल पे, बट इसके मतलब फोकस एरिया बहुत अलग है, इसका फोकस एरिया बहुत अलग है। वो तुम्हें तब मिलता है जब ठीक है 1911 रेटिंग को तब होता है कि किसी का एक टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट उससे नीचे मैं यही कहूँगा सबका मीडियम भी होता है यार। ऐसा नहीं होता किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक टॉपिक। ठीक है, तो लाइक आई थिंक पहले जो इनिशियल स्टेज में तुम्हें इंडिविजुअली ही वर्क करना चाहिए अपने सीपी स्किल्स पे। जब तुम एक लेवल के बाद पहुंच जाओ, जैसे 1600 या 1700 के बाद पहुंच जाओ, तब तुम सोच सकते हो कि मैं किसी टॉपिक में लाइक एक्सपर्टीज रखूंगा। थोड़ा वो पॉइंट थोड़ा बाद में ही आता है, दैट आई थिंक। जब आपने अपनी टीम बनाई थी तो मतलब कैसे टॉपिक्स डिवाइड करे थे, या पहले से आप मतलब ये डिसाइड था कि ये बंदा इस टॉपिक में अच्छा है, ये बंदा इस टॉपिक में अच्छा है, या आपने बाद में डिवाइड करे थे टॉपिक? यार हमने टीम बनाई थी मतलब रेटिंग के बेसिस पे कि मतलब आप टॉप टॉप 3 जो थे रेटिंग में, तो पहले ही बना ली थी। टॉपिक बाद में डिवाइड किए थे कि कौन किस पे फोकस करेगा, क्योंकि सबको मतलब सारे टॉपिक्स ठीक ठाक लेवल तक आते थे, अच्छे लेवल तक आते थे। अब किसी का ऐसा था कि हाँ एक का चलो एक टॉपिक स्ट्रांग है, तो लाइक जो कोई भी लाइक किसी और को अपने किसी टॉपिक पे वर्क करना है तो वो किसी अलग टॉपिक पे वर्क करे। तो ऐसे ही था, ऐसे ही डिवाइड किया था हमने टॉपिक्स की। अगर जब प्रिपरेशन करनी है तो इस हिसाब से करेंगे। कम्युनिकेशन का कितना मतलब इम्पोर्टेंट है कॉन्टेस्ट देने में, कि तुम्हारा तालमेल भी मिलना चाहिए जब तुम्हारे टीममेट्स हैं, या फिर ये सिर्फ कहने की बात है? ये जो कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो। तो हाँ यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेटर कैसे होता है, मॉक कॉन्टेस्ट देखे। हमने भी काफी लाइक एल टीम बहुत मॉक कॉन्टेस्ट दिए थे, तो हमें समझ में आया था कि क्या तरीके बेटर है, क्या स्ट्रैटेजीज बेटर है, ठीक है, क्या टॉपिक्स किसके स्ट्रांग है। वो थोड़ा उसमें भी पता चलता है कि किसको किस टाइप का प्रॉब्लम देना चाहिए। और मतलब ऐसा भी होता है यार, रीजनल में एक टाइम पे एक स्क्रीन खाली होती है, तो यार बहुत ज्यादा डायनेमिक चीजें हो जाती है कॉन्टेस्ट टाइप पे कि यार एक से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है बहुत देर तक, बट स्क्रीन बुक्ड है, तो तुम्हें भी एक क्वेश्चन बनाना है। तो उस उन चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठना चाहिए, तो वो सब तुम जो जितना ज्यादा लाइक प्रैक्टिस करोगे साथ में एज अ टीम, तभी तुम्हें लाइक ज्यादा आइडिया लगेगा। तो यही रिकमेंडेड होता है, साथ में कॉन्टेस्ट दिया करो, उससे कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता इसका कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मे बी कॉन्टेस्ट दे रहे हैं तीनों, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब जैसे आपका टॉपिक अगर ग्राफ्स है, लेकिन आपका एक एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि आप पूरे ब्लैंक हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में टीम को कैसे हैंडल करना चाहिए, कि अगर एक बंदा बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया तो कैसे उसको बंदे को संभाले, मतलब टीम कैसे कम्युनिकेट करे उस टाइम पे? है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इवन इफ किसी से नहीं हो रहा है उस टाइम पे, प्रेशराइज नहीं करना होता, क्योंकि उससे तो और चीजें खराब ही होती है। अगर लाइक पूरी सही से नहीं कर पा रहे उसको प्रेशराइज करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और एज अ टीम तुम्हें टीम की तरह कॉन्टेस्ट देना है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं रह रहा है कि हाँ इंडिविजुअली तुमने ऐसा परफॉर्म किया या वैसे किया। लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि एज अ टीम तुम अपनी परफॉर्मेंस को देखो। तो इवन इफ कोई किसी का डे ऑफ है यार, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा तो नहीं है कि तुमने टीम में कि ऐसा कोई बंदा ले जिसको कुछ आता ही नहीं। ऑफ कोर्स उसको आता है तभी तुमने टीम में लिया है। तो लाइक यही है कि तुम्हें लाइक इवन इफ ही हैज नॉट परफॉर्म वेल, तुम्हें उसको मोटिवेटेड रखना चाहिए कि कोई ना अगली बार हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट भी ठीक है यार, नहीं हो रहा है कोई नहीं। लाइक जितना उसका माइंड फ्री रहेगा उतना ही वो लाइक सोच पाएगा। हो सकता है उससे बाद में कोई प्रॉब्लम बन जाए। तो लाइक इट्स वो ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें असिस्ट कर सकता है। कोई तुम प्रॉब्लम सोच रहे हो, तुम्हें लॉजिक नहीं आ रहा, ही कैन थिंक इन सम अदर वे। तो ऐसे भी काफी चीजें वर्क कर जाती है। तो लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम एज अ टीम मॉडल दो rather than इंडिविजुअली। इसके भाई रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें, जैसे हमको सिर्फ एक लैपटॉप मिलता है और 5-6 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपने भी बोला भी कि लेट्स से एक बंदा एक क्वेश्चन कर रहा है, वो बहुत सारा टाइम ले गया, तो उसको कैसे मैनेज करें कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं और उसको मैनेज करके हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ? तो यार सबसे सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले इजीएस्ट प्रॉब्लम्स करो, क्योंकि उनका कोड इजी भी होता है और छोटा भी होता है। तो जितनी छोटे कोड लिखोगे उतना ही मतलब तुम अपना बाद के लिए टाइम फ्री अप रहेगा।
अगर तुम बड़ा कोड लिखने लग जाओगे तो ज़्यादा टाइम के लिए ऑक्यूपाइड रहेगा, तो हो सकता है कि दूसरे लोग जो करना चाह रहे हैं उनका लेट सबमिट हो। तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही रहती है, बट काफ़ी चीज़ें तुम नहीं टाल सकते हो। मतलब अगर ठीक है, अब मुश्किल प्रॉब्लम्स ही बची है, कोड लंबे होने वाले हैं, तो ठीक है यार, एक बंदे को ट्राई तो करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उसके बाद 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उसको करने दो या फिर वो खुद ही कह दे बंदा कि चलो तुम कर लो, मैं वो और सोचता हूँ कि कैसे करना है। मतलब यही तरीके होते हैं। तो लाइक बोथ वेज़ कैन वर्क। ऐसा नहीं है कि उसको हटा ही देना है, क्योंकि अगर तुम उसको ऐसे करोगे तो उस पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। लाइक जो बंदा कोड कर रहा होता है, उस पे प्रेशर तो नहीं डालना होता, बस उसको थोड़ा बोलना होता है कि यार ठीक है, तू थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो लाइक देख ले, या तो मैं कोड कर देता हूँ, मेरा लाइक कोड छोटा है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कह रहे हैं चलो जल्दी से कर दे, फिर मैं अपना सोचता हूँ ऐसा-ऐसा। और ये भी होता है कि तुम प्रिंट करवा सकते हो, जो तुम कोड लिख रहे हो प्रिंट करवा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम कोड देख नहीं पाओ, प्रिंट करवा लो और वहाँ पे देख लो कि क्या-क्या तुम लाइक क्या-क्या गलती हो रही है कोड में। आपने बोला कि पहले ईज़ी क्वेश्चन टैकल करो, तो वो मतलब जैसे कोडशेफ या क कोड वो उसपे कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उसपे तो अभी तक तो जो मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ईज़ी होते हैं, फिर डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। पर एक्चुअल कॉन्टेस्ट में ऐसा नहीं होता, वो वैसे होते हैं, मतलब मिक्स्ड अप होता है, तुम्हें पता नहीं कौन-सा ईज़ी क्वेश्चन किस ऑर्डर में है। तो उसको कैसे मतलब आइडेंटिफ़ाई करें कि ईज़ी क्वेश्चन होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन पढ़ने में तो ईज़ी लग रहा है, छोटा क्वेश्चन है और तुम उसको बनाने में लग गए, पर बाद में तो पता चल रहा है इसमें तो बहुत मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो गया इनिशियल जो फ़ेज़ है। तो उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन ईज़ी है और ये मैं बना सकता हूँ? और उसका सबसे सही तरीका यही होता है कि लुक एट द नंबर ऑफ सबमिशन। ऑब्वियसली जिसके ज़्यादा सबमिशन है वो ईज़ियर होगा। तो यही तरीका होता है कि जिसके सबसे ज़्यादा सबमिशन है वो तुम्हें पता है कि कहीं न कहीं ईज़ी है, वो उठा लो। एंड अगर तुम जस्ट स्टार्ट करो तो यही होता है कि सारे प्रॉब्लम्स रीड करो पहले एक बार, टू आइडेंटिफाई कौन से ईज़ी लग रहे हैं। हो सकता है कि एक मुश्किल प्रॉब्लम तुम्हें इनिशियली ईज़ी लग रहा हो, बट जब चलो 5 मिनट बाद सोच के भी तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम समझ जाते हो यार शायद ये इसमें ज़्यादा सोचना है। तो मूव ऑन टू अ प्रॉब्लम जिसके ज़्यादा सबमिशन। यही तरीके रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो तीनों बंदे एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे या सेपरेट क्वेश्चंस को? मतलब एक ही लैपटॉप है तो एक ही मशीन है तो एक ही क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं ना एट अ टाइम? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सबको तीनों को प्रिंटेड पेपर मिलते हैं, जो मतलब क्वेश्चन है सब प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं, 3 अलग-अलग होते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सॉरी, सॉरी माय बैड। सबको एक ही मिलता है, पूरी टीम को एक मिलता है। बट ऐसा होता है कि प्रिंटेड पेपर है तो तुम अलग-अलग क्वेश्चंस मतलब स्टेपल्ड होते हैं, निकाल के दे सकते हो। जैसे मतलब एक को पहले 3 दे दे, दूसरे को बीच के 3 दे दे, तीसरे को लास्ट के 3, मतलब ऐसा डिवाइड कर सकते हो, तो वो इश्यू नहीं है। अलग-अलग प्रॉब्लम से फोकस कर सकते एक 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 बात और जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि हम 25 नंबर ऑफ पेजेस ले जा सकते हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक कोड लिख के ले जा सकते हैं। तो आपका क्या टिप्स है? मतलब अगर कोई रीजनल्स देने जा रहा है, लेट्स से प्रीलिमिनरी राउंड में सिलेक्ट हो गया है वो, तो वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो वो लिख के ले जाए एज़ अ स्पेसिफिक कोड, और आप क्या लिख के ले गए थे? आई वुड जस्ट वांट टू नो। तो यार उसमें एक तो बेसिक टेम्पलेट रहता है कि जो ऐसा होता है ना यार कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इनपुट आउटपुट फाइल मतलब इनपुट एक्सट्रैक्ट करना, इनपुट फाइल से अगर आउटपुट देना। एक बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहती वो चीज़ें एग्ज़ैक्टली क्या कोड था, तो वो लिख लेते हैं। कुछ इनिशियल टेम्पलेट्स लाइक फास्ट इनपुट आउटपुट का कुछ कोड होता है सिंक करके, वो भी ऐसे शायद याद नहीं रहता है। फिर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पीबीडीएस का लाइब्रेरी क्या है, वो भी नहीं याद रहता है, वो भी लिख के ले जाते हैं। और फिर आते हैं कुछ अच्छे एल्गोरिदम जिनके कोड यूजुअली याद नहीं रहते हैं। काफ़ी बार सेगमेंट ट्री का मेनली जो कोड होता है, वो लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहता है, या खुद से तुम शायद नहीं लिख पाते हो, तो ऐसे बड़े-बड़े जो एल्गोरिदम्स हैं उनके तो कोड लिख के जा सकते हो कि अगर तुम्हें एक तुमसे लाइक अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो तो तुम ये देख के लिख लो कोड, कोई दिक्कत नहीं है। उसी लिए होता है। तो जो बेसिकली एक तरह टेम्पलेट ही होगा तुम्हारे, बेसिक टेम्पलेट जो तुम बेसिकली बना के लेके जा सकते उसके अलावा मैंने देखा था कि आपने मतलब स्टार्टिंग में आपकी डिफरेंट टीम थी, उसके बाद आपकी मतलब आपने 2-3 टीम के साथ पार्टिसिपेट किया आई थिंक आईसीपीसी में, राइट? हो। आई गेस हाँ, 2 टीमों के साथ किया है। हाँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर में मेरी जो टीम थी, लाइक तब तो मेरे में इतने स्किल्स भी नहीं थे, तो मतलब मुझे इतना नहीं आता था। तो मैंने फिर अपने ईयर के लोगों के साथ ही बना ली थी। फिर जब एक बार मतलब स्किल अप कर लिया मैंने, तो अब ऐसा था कि हाँ, कॉलेज की जो टॉप थी, हम तीनों ने साथ में टीम बना ली, तो एंड तक मोस्टली वही रही थी। एक एक बात मैंने और सुनी थी कि स्कोर बोर्ड को बार-बार देखना पड़ता है कि मतलब कौन टीम ऊपर जा रही है, लीडर बोर्ड को बार-बार देखना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या है मतलब?
जो हम कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? तो हाँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट होता है कि बार-बार स्कोरबोर्ड को देखते रहो, बिकॉज़ जितना मतलब तुम्हें उससे ज़्यादा एनालाइज़ कर पाओगे कि क्या हो रहा है। लाइक एक तो किस प्रॉब्लम की सबमिशन जल्दी-जल्दी बढ़ रही है, किसकी ज़्यादा सबमिशन है, तुम्हें ये फिगर आउट हो जाएगा कौन-सी ईज़ियर प्रॉब्लम्स है एज़ कम्पेयर्ड टू द अदर वन्स। ठीक है, बाकी तुम ऐसा भी देखो एक स्कोरबोर्ड में टीम्स की ऐसे पेनल्टीज़ दी होती है कि इस प्रॉब्लम में इतनी पेनल्टीज़ है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम में एक सबमिशन नहीं हो रहा है, तो शायद हो सकता है उसमें लाइक इतनी दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा ईज़ियर इम्प्लीमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है, जिसमें लाइक ऐसा है कि सारी टीम्स कुछ ना कुछ पेनल्टी कर रही है एक प्रॉब्लम में, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कॉर्नर केसेज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो मतलब थोड़ा केयरफुल रहना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक़्त कि कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो पहले से ही तुम रेक्टिफ़ाई कर लो, ऐसा। हुँ। एक हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इम्प्रूव हो रहा है जब हम आईसीपीसी या किसी भी सीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन इन जो ग्लोबल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से? जैसे एक तो नेटवर्किंग हो गया, आप नए लोगों से मिल रहे हो। तो ऐसे और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर कोई पार्टिसिपेट करता है इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में? तो यार बेनिफिट्स मेनली आई थिंक देखो आईसीपीसी में तो एक बेनिफिट ये होता है तुम्हें एज़ अ टीम मतलब टीम वर्क तुम बहुत अच्छे से सीखते हो, ठीक है? कोऑर्डिनेशन टीम कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क तुम लाइक उसके स्किल्स तुम्हारे बढ़ते ही हैं। और जैसे तुमने कहा कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ते हैं और जितना तुम ग्लोबल लेवल पे जाते हो, कनेक्शन बढ़ते हैं तो वो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ते हैं। और उसके अलावा तुम बेसिकली मैं ये कहूँगा तुम्हारा प्रेशर जैसे प्रेशर आ जाता है लोगों को कॉम्पिटिशन देखते वक़्त, वो स्किल्स भी डेवलप हो जाता है कि तुम प्रेशर को ईज़िली हैंडल कर पाओ क्योंकि तुम इतने बड़े-बड़े स्टेज पे जाके भी दे रहे हो तो लाइक तुम्हें आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। एंड अगर तुम इतना बड़े लेवल पे दे सकते हो तो छोटे लेवल पे तुम्हें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। जैसे बाद में कल को तुम किसी कंपनी का राउंड दे रहे हो, उसमें तुम्हें प्रेशर भी नहीं आएगा कि ठीक है यार मुझे ये चीज़ें आती है मैं कर दूँ। तो ये सब मेनली यही स्किल्स होते हैं जो डेवलप होते हैं इन जनरल। हुँ। इसके अलावा जब आपने रीजनल्स दिया था और उसमें आप आपकी एआर-1 आई थी, तो उसके बाद जब आप वर्ल्ड फाइनल्स में गए, तो जो वर्ल्ड फाइनल्स था, वहाँ का कैसा माहौल था? मतलब कैसे लोग आए थे वहाँ पे? कहाँ-कहाँ से लोग आए थे? और मतलब पूरा कैसा माहौल था वहाँ का वर्ल्ड फाइनल्स का? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा माहौल था। हर एक काफ़ी कंट्री से लोग आए थे यार। मतलब रशिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, यूएसए से काफ़ी लोग आए थे। फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी लाइक काफ़ी लोग थे। तो यार सबसे मिलके एक तो बढ़िया लगा कि काफ़ी अलग-अलग जगह से लोग आए हैं। अलग-अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है, ठीक है? और जो मेरा कॉम्पिटिशन था वो इजिप्ट में था, तो वहाँ घूमने का भी मौका मिला। मतलब हम इजिप्ट में अलग-अलग जगह घूमे, पिरामिड देखे, ठीक है? स्फिंक्स का स्टैच्यू देखा, कैटाकॉम्ब्स देखे। उसके अलावा जैसे सबको पता है कि नाइल रिवर है वहाँ पे, जो सबसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है। तो एक्चुअली जो हमारा जो कॉम्पिटिशन था उसके बैंक्स पे लाइन के बैंक्स पे एक आइलैंड था, वहाँ पे हुआ था। तो हमारा स्टे भी वहीं पे था, कॉम्पिटिशन भी वहीं था 5 दिन। तो लाइक ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो लाइक अगर तुम लाइक वर्ल्ड फाइनल चाहते हो तो काफ़ी वर्थव्हाइल एक्सपीरियंस भी तुम्हें मिलता है, उसका पल भी मिलता है, तो ये वही फर्क। और कितने टाइम पे चलता है ये जो वर्ल्ड फाइनल्स होता है, कितने आवर तक? लाइक स्टैंडर्ड होता है आई गेस 5 आवर्स में ही होता है, जैसे रीजनल भी 5 आवर्स का होता है, तो कॉम्पिटिशन लेंथ तो 5 आवर्स ही रहती है यार। मतलब रीजनल्स हो गया, चाहे एशिया में फाइनल्स हो गए, चाहे वर्ल्ड फाइनल्स हो गया। जैसा आपने बताया कि आपने ट्रैवल भी किया, इजिप्ट में घूमा, तो ऐसा कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स था मतलब जब आप दोस्तों के साथ रहोगे, तो कुछ ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाह रहे हो मतलब वहाँ पे इजिप्ट में या वर्ल्ड फाइनल्स में मेबी कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये बहुत ईज़ी था या कुछ कुछ भी सिली मिस्टेक हो गई, ऐसा कुछ शेयर करना चाह रहे हो आप? मतलब ऐसे तो मतलब हर कॉम्पिटिशन में होता ही है कि मतलब ऐसे मुझे अब मैं इतनी इजीली रिकलेक्ट भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया। बट हाँ, ऐसा था कि शायद ऐसा हुआ था कि कोई शायद ईज़ी क्वेश्चन नहीं बन पाया था, बट आई आई डोंट वांट टू गो इंटू डिटेल्स क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद नहीं है। तो देख कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस ज़्यादा तो मतलब हम इन जनरल वहाँ मतलब उस कंट्री का एक्सपीरियंस काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे, जो उन्होंने चीज़ें वहाँ पे रख रखी थी, मतलब खाना वगैरह और लाइक और भी काफ़ी चीज़ें थी, ऐसे कॉम्पिटिशन नहीं हुआ था वहाँ पे। लाइक रात को एक्टिविटीज़ भी होती थी काफ़ी। हम एक बार ऐसा भी था कि हमें शायद बोट पे भी लेके गए थे वो, मतलब उसी में इंक्लूडेड था, तो मतलब वर्ल्ड फाइनल्स वाली ऑर्गेनाइजर्स ने वही हमें नाइल रिवर में बोट शिप पे लेके गए थे। वे वो सब एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी यादगार थे। कुछ ऐसा हिलेरियस मोमेंट हुआ था वहाँ पे मतलब वर्ल्ड फाइनल्स में?
कुछ वैसा हुआ हो? यार हिलेरियस ऐसे तो मतलब ओवरऑल सब अच्छा ही था, बट हिलेरियस ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है एकदम से अगर आप रिकॉल करने को। तो जैसा कि आईसीपीसी के हम बारे में जानते हैं कि इट इज़ मोर अबाउट मैथ्स, मतलब मैथ साइड ज़्यादा जाता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं मैथ के, जो जैसे एक तो नंबर थ्योरी होगा, ज्योमेट्री हो गया। सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो उसको थोड़ा इन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो आईसीपीसी में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर सीपी की तरफ जाना चाहता है, तो दीज़ आर सम मैथ टॉपिक्स और मैथ की इस पे थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, तो उसके लिए अच्छा होगा। ऐसे कुछ टॉपिक्स अगर आप शेयर करना चाह रहे हो? बेसिक मैथ तो यार सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं नंबर थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो लाइक इन जनरल सीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईसीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो आई थिंक इन्हीं चीज़ों पे मतलब ये एडवांस टॉपिक होते हैं थोड़े जो लोगों को दिक्कत भी आती है, तो इन पे वर्क करना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और नंबर थ्योरी। एक बात और कि जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दे रखे होते हैं। जैसे अगर एक एक क्वेश्चन है तो उसके 2 टेस्ट केसेस विजिबल होंगे, बाकी जो होते हैं वो हिडन होते हैं मोस्टली। तो ऐसे कैसे सॉल्यूशन लिखें, मतलब जो टेस्ट केसेस हैं उनको कैसे चेक करें कि इस पे भी वर्क करेगा? एज केसेस में जैसे एज केसेस हो गए, तो ऐसे कैसे सॉल्यूशन लिखें जो टेस्ट केसेस पास कर पाए? क्योंकि एक वो भी होता है ना कि अगर तुम्हारा जितना सॉल्यूशन सबमिशन खराब होगा उतना कुछ ग्रेड्स भी घटते हैं, ऐसा भी कुछ होता है ना? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि रॉन्ग सबमिशन या टाइम लिमिट या फिर रन टाइम एरर हो तो तुम्हारे मतलब 20 मिनट की पेनल्टी पड़ जाती है उसका। तो यार ये तो जनरल सीपी का ही क्वेश्चन है कि तुम कैसे हैंडल करोगे इन चीज़ों को। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, बट यार ये सीपी का पार्ट है। तुम्हें सिर्फ हमेशा कुछ ही टेस्ट केसेस दिए होंगे, अगर सारे दे दिए तो यार तुम बस उस पे ऐसा भी तो कर सकते हो कि बस आंसर निकाल के तुम बस प्रिंट कर दो, मतलब यू आर नॉट रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई केसेस हिडन होते हैं, बिकॉज़ तुम्हें ऐसा लॉजिक सोचना है यार जो हमेशा करेक्ट वर्क करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 एग्जांपल पे करेक्ट वर्क करे। तो तुम्हें एक तो फ्लॉ ढूँढने होते हैं, कई बार होता है तुम्हारे कोड में कुछ छोटे-मोटे एरर है वो तुम्हें ढूँढने होते हैं। और दूसरा तरीका है क्या है कि तुम रैंडमली टेस्ट केसेस जनरेट करो और उनपे शायद तुम शायद मतलब इतना ईज़ी नहीं होता उस पे भी चेक करना, बट तुम्हें बस तुम यही कर सकते हो कि अपना सॉल्यूशन डिबग करने का ट्राई करो। अगर तुम्हारा बाकी केसेस में फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या गलती हो सकती है तुम्हारे को? ये तो हर सीपी करने वाले की लाइफ की प्रॉब्लम है ये कि टेस्ट केसेस अगर बात के फेल हो रहे हैं, तो उन्हें खुद से ही सोचना पड़ता है। उसका कोई ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। जो स्पीड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पीड को थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो ऐसे ऐसी कोई टिप्स है मतलब, या ये कर सकते हो? जैसे अभी मैंने कॉम्पिटिशन दे रहा था, तो मैंने एक चीज़ सीखी कि हम स्कैनर यूज़ करते हैं जावा में इनपुट लेने के लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि तुम स्कैनर की जगह बफर रीडर यूज़ कर सकते हो, जिससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ टिप्स, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो कि इसको यूज़ करके जो स्पीड होगी बढ़ जाएगी, या आपने कुछ मतलब बताना चाह रहे हो ऐसा कुछ? अब ऐसी कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है। एक तो होता है फास्ट इनपुट आउटपुट का सी प्लस प्लस में होता है, लाइक 2 लाइन्स होती है वो लगा दोगे तो ऐसा कई बार होता है यार इनपुट आउटपुट ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो कई बार उसकी वजह से टाइम लिमिट एक्सीड आ जाती है। फास्ट इनपुट आउटपुट से उसका टाइम रिड्यूस हो जाता है। मतलब कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे। एक होता है कि अगर तुम ईएनडीएल की जगह एक बैकस्लैश एन यूज़ करोगे, वो ईएनडीएल का सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उससे भी टाइम काफ़ी कम हो जाता है। तो ये 2-3 ट्रिक्स है जो काम करती है, और ये तुम्हें लाइक जैसे-जैसे तुम सीपी करोगे तुम्हें रियलाइज़ होंगी। तुम्हें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें स्पेसिफिकली इस वजह से टीएलई आ रहा था, तो उस वो तुम्हारे मतलब एक्सपीरियंस में बिल्ड होगा कि हाँ यार इसकी वजह से आ सकता है। ये 2-3 चीज़ें हैं। जब जब आपने कोई मतलब लेट्स से रीजनल या आप सीपी में या आप कोई क्वेश्चन करते हो, तो ब्रूट फोर्स से करते हो पहले या डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन? बिकॉज़ हम जो मैक अगर हम लोग करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स ही आता है कि, तो आप मतलब कैसे अप्रोच करते हो क्वेश्चन को, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो? यार मैं कभी ब्रूट फोर्स सोचता ही नहीं हूँ, मतलब मैं कंस्ट्रेंट्स को देखता हूँ सबसे पहले। कंस्ट्रेंट के हिसाब से मैं सॉल्यूशन सोचता हूँ ना। लाइक कोई भी सीपी कोडर यही करता है, लाइक देखो अगर कंस्ट्रेंट ही ऐसे है कि ब्रूट फोर्स पे नहीं चलेगा तो ब्रूट फोर्स पे मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब टेस्ट केसेस बाद में फेल हो गए तो मैं क्यों सोचूं वो सॉल्यूशन। तो मैं सीधा ऑप्टिमली सोचने की कोशिश करता हूँ कि इस कंस्ट्रेंट्स पे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे पास हो सकता है, तो मैं उस तरह का लॉजिक सोचने की कोशिश करता हूँ। हुँ। यशवंत भाई, आपने इस मतलब सीपी किया, फिर आईसीपीसी गए, फिर गूगल में, लेकिन उसके उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप
की बात आई मतलब आज सीने प्लेटफ़ॉर्म, उसकी क्या जर्नी थी? उसके बारे में आपने मतलब कैसे क्या ये प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, ये यूज़फुल होगा, उसके बारे में कहाँ से आइडिया है आपको? तो ये ऐसा था कि मैं ना अपने कॉलेज टाइम में मतलब जैसे आपको बताया था प्रोग्रामिंग ग्रुप था मेरे कॉलेज। तो लाइक 3rd ईयर में मैं उसका हेड बन गया था सीपी डिवीज़न का। तो उसमें लाइक मोस्ट मतलब काफ़ी ऑपरेशंस हैंडल करता था कि इस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, क्या-क्या नई चीज़ें की जा सकती है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने काफ़ी नई-नई चीज़ें ट्राई भी की लाइक कई कुछ फेल हुई, कुछ लाइक कामयाब हुई। तो उससे भी मुझे काफ़ी आइडिया मिला कि यार मतलब मेरा ऑफ कोर्स एक क्लबेट का मोटिव ये रहता है कि तुम कॉलेज के लिए करते हो, उसमें तुम्हारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है। तुम लाइक कॉलेज के लिए ही स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या नई-नई चीज़ें ट्राई करते हो। तो एक मैं लाइक ऐसा था आशीष कुमार करके हैं उनसे भी थोड़ी बात होती थी। तो उनको मैंने बताया था कि मैं क्या कहता था उनसे थोड़े आइडियाज़ भी लेता था। एक्चुअली उन्होंने टीएलिमिनेटर्स अगर आपको पता होगा तो उन्होंने वो बिल्ड किया था शुरू से। तो मैं भी पहले वहाँ पे एक एज़ अ मेंटर काम करता था, तो उसके थ्रू मैं उनको जानता था। फिर लाइक किसी रीज़न से लाइक उन्होंने टीएलई छोड़ दिया था। तो लाइक जैसे मैं उनसे बात करता था तो उन्होंने मुझे लाइक कुछ आइडियाज़ भी दिए प्रोग्रामिंग क्लब में क्या बेटर किया जा सकता है, क्या-क्या चीज़ें नई की जा सकती है। तो वहाँ से हमारा पीछे एक रिलेशनशिप फ़ॉर्म हुआ और फिर उनको था कि कुछ नया स्टार्ट करना है। जो ऐसा कुछ लाइक द थिंग इज़ जो टियर 3 कॉलेजेस होते हैं, टियर 2 कॉलेजेस होते हैं और जो टॉप टियर कॉलेजेस होते हैं, उनमें काफ़ी गैप रहता है और वो गैप इसलिए रहता है क्योंकि उनको प्रॉपर मेंटरशिप या गाइडेंस नहीं मिल पाती है और उनके पास कुछ खास ऐसा कोर्सेज़ भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है जिनको वो फॉलो कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पेड कोर्सेज़ ही लेने पड़ते हैं। तो वहाँ से उनका भी आइडिया था हमने मतलब मिलकर सोचा कि यार हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिससे लोगों को फ्री में रिसोर्सेज़ मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो इसलिए हमने आरसीनेट बनाया कि एक हम ऐसा यूनिवर्सल रिसोर्स बना दें कि कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट आके अपनी सीपी जर्नी शुरू कर सकता है लाइक बिना किसी दिक्कत के और उसे कोई मतलब फालतू के लाइक कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड कैन अपस्किल देमसेल्फ। इसीलिए हमने वीडियो सॉल्यूशन पे बनाया कि किसी को दिक्कत आती है सॉल्यूशन वगैरह में, तो उस मतलब इन द एंड उसकी भी हेल्प ले सके कि उनको एक बेसिकली रिसोर्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को। ये हमारा मोटिव था। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके अभी के लिए? आज सीन है इसके। तो यार अभी फ्यूचर प्लान्स मतलब मैं ऐसे रिवील नहीं करना चाहूँगा बट वी आर प्लानिंग समथिंग गुड ओनली मतलब हम और भी काफ़ी चीज़ें लाने का सोच रहे हैं एंड लाइक वी हैव एन एजेंडा ऑन माइंड एंड विल वर्क वी आर करेंटली वर्किंग ऑन इट। तो काम चल रहा है उस पे भी और सिर्फ हमारे पास सिर्फ रिसोर्सेज भी हम और भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, वो ये प्रॉब्लम्स भी हमने डाले हुए हैं लाइक जो कंपनी में पूछे जाते हैं तो वो भी हम तैयार कर रहे हैं, उसके भी वीडियो सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो ये सब चल रहा है साथ-साथ। डी मतलब आज की डेट पर डीएसए की प्रैक्टिस भी होती है मतलब प्लेसमेंट वगैरह की या सिर्फ सीबी? यार मैं कहूँगा पहले डीएसए की नहीं होती है, सिर्फ सीपी की होती है क्योंकि डीएसए के लिए ऑलरेडी अच्छे रिसोर्सेज है लाइक स्ट्राइवर शीट आई वुड से इज़ रियली गुड फॉर डीएसए। तो अभी डिडन्ट फील द नीड टू यू नो लाइक लॉन्च अ रिसोर्स फॉर डीएसए तो इसलिए हमने सीपी के लिए किया। ये दुष्कर्म भाई कि सीपी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बट एक चीज़ और आती है पर्सनल डेवलपमेंट। मैं आपको भी देखता हूँ लिंक्डइन पे आप काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी कंटेंट वहाँ पे पब्लिश करते हो। तो इज़ इट रियली नेसेसरी कि आपको पर्सनली डेवलप होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए? उस साइड में आपका क्या टिप मतलब क्या व्यूज़ हैं? या कुछ एक्सटेंड तक होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा उसके बिना काम नहीं चल सकता है, बट होना चाहिए मतलब इन द फ्यूचर भी आपको काम आएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करेगा। हो सकता है आपको इनिशियल जॉब बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के मिल जाएगी बट करियर ग्रोथ में शायद दिक्कत है, मतलब प्रमोशन वगैरह में विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आई वुड से दे आर रियली नेसेसरी लाइक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के टाइम भी काफ़ी बार काम आते हैं, काफ़ी बार अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो उससे दिक्कत भी आती है। तो इसीलिए मैं मतलब फ़ोकस करना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रखो लाइक कॉलेज लाइफ में ही तुम लाइक डेवलप कर सकते हो अच्छे से, जहाँ इतने सारे लोग हैं इंटरैक्ट करने को। मैंने ये सुना था कि अब जो आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स होते हैं उनको गूगल डायरेक्टली उठा लेता है मतलब जब कोई आईसीपीसी के बारे में बताता है तो मतलब सबसे पहले वो वही बताता है कि आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स को गूगल ऐसे ही उठा ले मतलब डायरेक्टली उठा लेते हैं।
तो आपका क्या मतलब जैसे अब जब आप आईसीसी वर्ल्ड फाइनल्स में थे तो आपने गूगल ने आपको रीच किया था? द थिंग इज़ जब मैं जब गूगल में एंटर किया था मेरा ऑन कैंपस था और तब तक मेरा आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स नहीं हुआ था। तो मेरा तो ऐसा सीन नहीं था। बाकी आई वुड से मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं कि डायरेक्टली उठा लेता गूगल की नहीं। बट देखो शायद तो बहुत कर मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है कि कोई आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट उसको काफ़ी कंपनीज़ वैसे भी अप्रोच करती है तो हो सकता है गूगल भी अप्रोच करता हो। मुझे इसका आइडिया नहीं कि वो डायरेक्टली अप्रोच करता है बट ये है कि काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि रेज़्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाता है अगर वो अप्लाई करते हैं। बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर सबके लिए यार सेम रहता है। गूगल के रिक्रूटर्स काफ़ी बार काफ़ी लोगों को अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट को ही करते हैं। काफ़ी लोगों को अप्रोच भी करते हैं और बाकी का प्रोसेस सेम रहता है, सबके इंटरव्यूज़ होते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली गूगल में जा सकते हो। सबके लिए प्रोसेस सेम ही रहता आपका मतलब आपने आईसीपीसी देने से पहले ही गूगल में हो गया था आपका? है। आईसीपीसी तो दे रखा था बट वर्ल्ड फाइनल नहीं हुआ था, तो मेरा वो उससे पहले ही हो गया। वो गूगल का कैसा प्रोसीड्यूर था मतलब इंटरव्यू कैसा था? फिर उसका कैसा गूगल का प्रोसीड्यूर था आपके टाइम पे? तो गूगल का प्रोसीजर सेम ही रहता है, मतलब मेरे टाइम पे भी चाहे आज के टाइम पे डीएसए क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। अब किस टाइप के पूछे जाते हैं इसका मैं मतलब ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहूँगा बट सबको पता ही है, मतलब काफ़ी लोगों को पता ही होता है कि गूगल में सिर्फ डीएसए ही पूछा जाता है और टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, चाहे मतलब इंटर्नशिप के लिए हो, चाहे प्लेसमेंट के लिए हो। तो आपकी जो सीपी मतलब सीपी वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी, नॉलेज थी, उसने हेल्प की क्योंकि डीएसए के क्वेश्चन स्पेसिफिक थे या सीपी वाली नॉलेज से ही इजीली हो रहे थे मतलब क्योंकि सीपी में तो यार मुझे मैंने जैसे बताया कि मैंने डीएसए की अलग से कुछ खास प्रैक्टिस की नहीं है। कोर्स सीपीसीएल ने बहुत हेल्प किया, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था एक्चुअली इंटरव्यू से पहले कि मुझे पता था कि डीएसए क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो मतलब इसके मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे अच्छे हैंगे। ये क्वेश्चन पूछेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछेंगे, मैं कुछ ना कुछ सोच के उस क्वेश्चन दे दूंगा उनको। अ, तो डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प किया अगर मेरा गूगल में हुआ है तो, कि गूगल का इंटरव्यू बेस्ड ही उसको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे। भी सिस्टम डिज़ाइन में भी हेल्प करता है क्या? आई डोंट थिंक सो, लाइक जहाँ तक मुझे नॉलेज है नहीं करता। हुँ, हुँ। तो अगर 24 की बात करें अभी की करंटली तो सीपी का क्या लैंडस्केप है? मतलब अगर कोई सीपी स्टार्ट होना चाहता है 2024 में तो क्या कैसे स्टार्ट कर सकता है इनिशियली वो टेस्टली? जैसे मैंने बताया कि किसी को भी स्टार्ट करनी है दे कैन गो टू द आस्कीनेट प्लेटफॉर्म। थ्योरी सीखनी है तो यूसाको गाइड है। प्रॉब्लम सॉल्व करने आस्कीनेट प्लेटफॉर्म है, उस पे तुम्हें वेरियस अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के प्रॉब्लम्स मिल जाएँगे। ईयर डज़न्ट मैटर, मतलब 2024 की है, मतलब की बात करो तो लाइक आई वुड से सीपी करनी है तो गो टू आस्कीनियर। पूरा रोड मैप मिल जाएगा सीपी करने के लिए। कि मैंने आपकी लिंक्डइन पोस्ट देख रहा था एक, उसमें आपने लिखा हुआ था कि वी आर वेटिंग फॉर आवर फर्स्ट लीजेंडरी मास्टर फ्रॉम इंडिया। सो उसके बारे में थोड़ा बताओ मतलब क्योंकि मैं भी देख रहा था कि जो टॉप पे है वो टूरिस्ट नाम से एक बंदा है, जिसमें कि 4000 रेटिंग है सीपी में। तो उसका क्या है मतलब इंडिया से क्यों नहीं निकल रहे इतने मतलब जो ग्रैंड मास्टर जो भी लेजेंडरी मास्टर हैं या रेटिंग ज़्यादा वाले, वो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि ज़्यादा सीपी में बंदे जाएँ और ज़्यादा आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स बने, ज़्यादा रेटिंग वाले बंदे आएँ? का द थिंग इज़ इसको बेसिक लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग यार डिमोटिवेटेड, मैंने देखा है काफ़ी लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं, सीपी नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सीपी डेड है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइक बेटा इफ एनीथिंग सीपी इज ग्रोइंग मोर, लाइक काफी लोग करना चाह रहे हैं सीपी। और मुझे लगता है कि लोग ना प्लेसमेंट के लिए ही सीपी करते हैं कि यार प्लेसमेंट हो जाए बस, उसके लिए कर लेते हैं। बट अगर लोग मोटिवेशन से करें तो ज्यादा लोग पुश करेंगे और ज्यादा रैंक्स के लिए। नहीं एक चीज़ मैंने और देखी थी कि जो कंपनीज़ हैं एचएफटीज़ हो गई, जो स्टॉक्स रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है और जो उन्हीं बंदों को जो बंदे मतलब वो कंपनी अगर हायर करती है बंदों को, तो बहुत ज़्यादा पैकेज पे करती है। 4 मैंने एक सुना था आईआईटीज़ में जो पे जो 4 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाली कंपनी वो कंपनीज़ अंडररेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हेल्प कर सकती है मतलब मैंने आपकी पोस्ट पे देखी थी एचएफटी के बारे में, एचएफटी फर्म के बारे में। तो कैसे हेल्प कर सकती हैं? कैसे अगर कोई कोई बंदा जा चाहता है कि वो उन कंपनीज़ में जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे हेल्प कर सकती हैं उसे, उन कंपनीज़ में जाने के लिए? तो यार ऐसा कंपनीज होती है एचएफटीज, वो उनका काफी ये रहता है क्राइटेरिया कि वो जिन जो सीपी में अच्छा है उनको ही हायर करने को प्रेफर करती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऐसे करते हैं यार, जो कि
लाइक उनका जो बेसिक राउंड होता है वो तो चलो प्रोग्रामिंग पे हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे हो गया। फिर उनके जो अगले राउंड्स होते हैं वो होता है मैथमेटिक्स पे, प्रोबेबिलिटीज़ पे, मतलब काफ़ी हाई लेवल मैथमेटिक्स पे चले जाते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारी मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर तुम्हें ऐसी कंपनीज़ में जाना है। और एक क्राइटेरिया जो मेन है वो है कॉलेज। कॉलेज का बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ ऑन कैंपस सिर्फ बड़े कॉलेजेस में ही आते हैं। इवन इफ लाइक मेरे कॉलेज की बात करें तो मेरे कॉलेज में भी नहीं आती है एचएफटीज़, वो सिर्फ टॉप 6 से 7 आईआईटीज़ में ही आती है। बट उसके ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि और किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ऑफ कैंपस फिर भी पॉसिबल है। जैसे ऑप्टाइवर हो गई और भी काफ़ी कंपनीज़ होती है जो ऑफ कैंपस भी हायर कर लेती है डिपेंडिंग ऑन द इफ इफ द पर्सन इज़ रियली एक्सेप्शनल। तो मतलब ये रहता है कि या तो तुम बहुत एक्सेप्शनल हो या तुम लाइक बहुत अच्छे कॉलेज में हो, तो तभी तुम एचएफटी में जा पाओगे। लाइक ये क्राइटेरिया रहता है। जस्ट लास्ट ऑफ द वीडियो कि एज़ यू नो जस्ट प्रीलिमिनरी राउंड बस आने ही वाला है, लाइक ऑलमोस्ट 4 टू 5 डेज़ बचे हैं प्रीलिमिनरी राउंड के लिए। कोई ऐसी टिप्स अगर जो बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता है प्रीलिमिनरी राउंड में, ऑनलाइन राउंड में, तो कैसे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा सकता है? कैसे अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकता है? कुछ लास्ट मिनट टिप्स ऐसे कुछ अगर आप बताना चाह रहे हो? लास्ट मिनट टिप्स, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सीपी लास्ट मिनट का खेल है नहीं है, वो कंसिस्टेंसी बहुत प्रैक्टिस का खेल है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मैं ऐसा कुछ बता दूं कि अगले दिन तुम्हारा रैंक जंप हो जाए 100 से, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। ऐसे कोई टिप्स वैसे नहीं होते हैं, पर कुछ टिप मैं यही दूंगा कि तुम प्रैक्टिस जरूर करना आज, उससे तुम्हें फिर ही फायदा होगा। लाइक आज क्या मतलब, कॉन्टेस्ट से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, टीम की तरह प्रैक्टिस करना, यही मेन टिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहो। क्योंकि अपस्किल तो तुम नहीं कर पाओगे, बट तुम कुछ चीजें सीख सीख जाओगे, कुछ और नहीं जो तुमने नहीं सीखी होगी एज अ टीम पार्टिसिपेट करना। यशकुन भाई आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? आज सीनियर के तो मतलब आप नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, द काइंड ऑफ पर्सन जो पहले से ही एक गोल बना के रख लेता है, क्योंकि यार जितना ज्यादा तुम गोल बना के रखोगे हो सकता है उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी मिले। ऐसा हूँ कि जो मैं जाता हूँ फ्लो के साथ। मेरा पहले कभी कोई गोल नहीं था कि मुझे आईआईटी जाना है। वो तो मैं अच्छा कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आईआईटी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही था। मुझे आईआईटी का पता भी नहीं था, जब जब मैं 11th में गया था, कोचिंग भी ज्वाइन की थी, मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट क्योंकि मैं अच्छा कर पाया फिर मुझे समझ में आया अच्छा अच्छा इससे आईआईटी में हो सकता है। बट मेरा कभी भी ऐसा फिक्स्ड गोल नहीं था कि आईआईटी में चला ही जाऊंगा। इवन एक मेरा अच्छा रैंक आया मैं और ऑप्शन देखता। जैसे मैंने बिट्स एट भी दिया था तो मेरा बिट्स में भी हो रहा, तो उससे मेरा और प्रेशर कम हुआ कि चलो इवन इफ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है लाइक उसके बाद सीपी की बात आती है। सीपी मैंने कोई ऐसे नहीं की थी कि मेरा गोल है कि किसी अच्छी कंपनी में जाना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि सीपी से अच्छी कंपनी में जाया जा सकता है, लाइक आई डेंट नो दैट। वो तो मुझे अच्छी लगी, मैं करता गया। फिर मुझे पता चला चलो सीपी से अच्छी कंपनी में भी जाया जा सकता है, मतलब फिर मुझे बाद में पता चला कि सीपी ही मेन चीज होती है जिससे लाइक कंपनीज में होता है। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, चलो अब कर ही लिया तो चलो कंपनीज में भी ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। वो भी हो गया। फिर भी मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है, लाइक लेट्स सी कहाँ पहुंच जाता है। मैं तो फ्लो के साथ ही चलता हूँ। आज और लास्ट वीडियो के पार्ट में अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो व्यूअर्स को आज सीनियर के बारे में या सीपी के बारे में या आईसीपीसी के बारे में कुछ भी, तो तो यार लाइक आई थिंक काफ़ी चीज़ें तो कवर हो ही गई है, बट यही कहूँगा कि अगर तुम लाइक एक गोल रख रहे हो, मतलब मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि गोल रखना बुरी बात है, लेकिन प्रेशर रखना बुरी बात है। तुम गोल रख रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि प्रेशर बिल्कुल ना दो, ठीक है। और लाइक गोल होना इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं था, दैट इज लाइक माई थिंग। लाइक सबके लिए वो चीज़ें नहीं वर्क करती है, बट गोल होना इंपॉर्टेंट बात है कि रखो एक गोल, बस प्रेशर मत लो, जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि लंबी जर्नी है। कोई भी गोल तुम रखते हो ना उसकी जर्नी लंबी है। बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए उन पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, हार्ड वर्क पे फोकस करो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर तुम कोई भी गोल रखते हो। मेरा चाहे गोल नहीं था पर मैं इन चीज़ों को फॉलो करता था क्योंकि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट। अगर तुम एक गोल रख रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें उस गोल में इंटरेस्ट है। तुम्हें उसमें लग रही है उसमें इंटरेस्ट ना हो, डालना पड़ेगा अगर तुम्हारा वो गोल है। यही कहूंगा कि जो भी चीज़ कर रहे हो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से करते रहो। पेट पे बिलीव करो यार, मतलब क्योंकि मैंने काफी बार देखा है लोग टूट जाते हैं, लाइक अगर उनका कहीं मान लो कि बहुत ऐसे ख्वाहिश थी कि उनका हो जाए यहाँ पे, नहीं होता है तो लाइक दे जस्ट शैटर। वो नहीं कर रहा है यार, लाइक ठीक है तुमने मेहनत की, कभी ना कहीं तो काम आएगी। ऐसा होता है कि चलो एक कंपनी में नहीं हुआ, थोड़ा लाइक थोड़ी थोड़ा खराब कंपनी में हो गया, लाइक कंपेयर टू दी अदर वन।
यार ऐसा थोड़ी है कि तुम उसी कंपनी में रहोगे, 1 साल बाद हो सकता है तुम उसमें स्विच हो जाओ। तो हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है। लाइक बिलीव इन गॉड, बिलीव इन फेट, तो सब कुछ अच्छा ही होता है।